ये खुश रहिए। चलिए आज हम भारत की न्यायपालिका के विषय में, भारत की न्यायपालिका आज का लेक्चर जुडिशरी पे होगा। भारत की न्यायपालिका के विषय कहा जाता है कि हमारे यहाँ संविधान में जो शक्तियां हैं उस शक्तियों का डिवीजन 3 पार्टों में हुआ, 3 जगह केंद्रित है। एक शक्ति आपकी विधायिका में, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी आपकी है न्यायपालिका। इसको हमारे देश के संविधान के 3 स्तंभ के रूप में माना जाता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी कि शासन जो चलाने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, ये 3 अंगों पर टिकी हुई है, विधायिका पर, कार्यपालिका पर और न्यायपालिका। एक चतुर्थ स्तंभ की भी चर्चा की, ये 3 स्तंभ माने जाते हैं और एक चतुर्थ स्तंभ की भी चर्चा की जाती है। चतुर्थ स्तंभ क्या है बता सकते हैं आप? सर मीडिया जी सर मीडिया। वेरी गुड, ठीक है। एक चौथा है प्रेस, ठीक। इसको भी माना जाता है कि हमारे लोकतंत्र का एक अन्य स्तंभ ये भी है। बहरहाल इसकी तो चर्चा करने का कोई मतलब अभी नहीं है। विधायिका के विषय में आपको पता है कि विधान बनाने का कार्य करता है, ठीक है। और यह विधान जो बन जाता है तो एग्जीक्यूट करने का कार्य कार्यपालिका करती है, और विधान ठीक है या नहीं, संविधान के अनुसार है या नहीं, ठीक है, ये निर्णय का कार्य कौन करता है? न्यायपालिका करता है। हमारे यहाँ संघात्मक शासन की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन न्यायपालिका का जो स्वरूप हमारे यहाँ है वो संघात्मक ना होकर एकात्मक स्वरूप मेरे यहाँ संविधान में न्यायपालिका का वर्णन है, ठीक है। शीर्ष स्तर पर क्या है? उच्चतम न्यायालय, ठीक। उसके नीचे जब हम आते हैं तो हमारे राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट कहा जाता है, उच्च न्यायालय, ये कहां पर है? राज्य। क्या आप बता सकते हैं कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय है कि नहीं है? सर हर जगह नहीं है। हर जगह नहीं है, वेरी गुड। चलिए हम उच्च न्यायालय, जब हाई कोर्ट की चर्चा करेंगे तब उसके विषय में विशद अध्ययन करेंगे। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, और उसके नीचे जो अदालत मेरी है वह जिला न्यायालय, ठीक। आप देखते होंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में जिला एवं सत्र न्यायालय के नाम से वो कोर्ट रहता है, जिला एवं सत्र न्यायालय। इसको ऐसे कह सकते हैं कि जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक है। उसके नीचे तो नहीं, लेकिन कुछ और भी न्यायालय की चर्चा हमारे यहाँ इन तीनों के अलावा भी की गई है। जैसे कि कहीं कहीं आपको ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण,
न्यायाधिकरण, इसको ट्रिब्यूनल कहते हैं। ठीक, इनको भी न्याय करने का, और इसके साथ साथ लोक अदालत और आयोगों को भी न्याय करने का अधिकार हमारे ज्यूडिशरी में प्राप्त है। लेकिन परंपरागत रूप से हमारे यहाँ 3 न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला एवं सत्र न्यायालय कार्यरत है। ठीक है, पंचायतों में भी ये व्यवस्था की गई थी कि न्याय पंचायत स्तर पर भी न्याय सुलभ कराया जाए, लेकिन वह व्यवस्था बहुत टिक नहीं पाई, है ना। शुरुआत इसकी हुई थी न्याय पंचायत स्तर पर किया जाए, लेकिन वह हो नहीं पाया था। ठीक है, शीर्ष स्तर पर उच्चतम न्यायालय। ठीक, आर्टिकल 124 से लेकर भाग 5 केंद्र का मैटर है, भाग 5 केंद्र से संबंधित है। तो भाग 5 और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के विषय में संविधान में प्रावधान किया गया है। 124 से लेकर 147 तक उच्च न्यायालय के विषय में, उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट कहा जाता है, वह मेरा 214 से लेकर 232 तक। ठीक, यह मेरा भाग 6 हो जाएगा, भाग 6। ठीक है, कंपेयर करके थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो थोड़ी आसानी रहेगी चीजों को याद रखने में। सुप्रीम कोर्ट भाग 5, हाई कोर्ट भाग 6, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक, और हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक। ठीक है, ये हुआ। अब हम देखते हैं, हम पहला आते हैं उच्चतम न्यायालय पर, सुप्रीम कोर्ट। बता सकते हैं उच्चतम न्यायालय कहां पर स्थित है? दिल्ली सर। नहीं सर, दिल्ली में। कहां पर? सर न्यू दिल्ली। दिल्ली सर, दिल्ली में। ठीक है, क्या इसकी कोई खंडपीठ भी है? कोई बता सकता है? नहीं सर। इसकी खंडपीठ भी कोई है सुप्रीम कोर्ट की? सर, कोई खंडपीठ जी, कोई खंडपीठ नहीं है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, कोई खंडपीठ नहीं। ठीक है, लेकिन उच्चतम न्यायालय जो है भारत के किसी भी स्थान पर अपनी सुनवाई कर सकता है, इसकी पीठ बैठ सकती है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि खंडपीठ तो इसकी नहीं है, लेकिन वह भारत के किसी भी स्थान पर राष्ट्रपति के अनुमति से वह अपनी सुनवाई कर सकता है, या उच्चतम न्यायालय को। इसने एक बार हैदराबाद में और एक बार श्रीनगर में, ठीक है, में सुनवाई किया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच वहां पे बैठ गई थी। ठीक है, लेकिन इसकी कोई खंडपीठ नहीं बनाई गई। अब हम आते हैं दिल्ली में उच्चतम न्यायालय है। न्यायाधीश जो है, भारत के संविधान में जो प्रारंभ हुआ था वह 124, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इस आर्टिकल के तहत जो है उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। ठीक है, आपको जो आर्टिकल याद रखने हैं वो आर्टिकल में 124 ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ 126, 127, 6 भी हटा दीजिए, कोई
जरूरत नहीं है, ठीक है। 127, 129, 131 और 131 के बाद जो है 132, 133, 134 ये हो गया। और फिर इधर 137, 141 और 143, ठीक है। ये महत्वपूर्ण आपके आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, जिसको आपके जहन में रहना जरूरी है तो 24 से लेकर 47 तक, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण जो है 124, 127, 129, 131, 32, 33, 34, फिर 37, 41 और 43, ठीक है। ये अगर आपके रहेगा तो मुझे लग रहा है कि और चीजों से संबंधित पूछे जाने की संभावना नहीं है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक। इसमें जो वर्णित है तो आर्टिकल 124 में गठन की बात की गई है और 124 गठन के बाद कहा गया है कि आर्टिकल 124(1) में कहा गया है कि भारत के संविधान के प्रारंभ के जब हुआ था उसके बाद भारत में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। संविधान की शुरुआत में एक जिसको कहते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 7 जो है, ठीक है, अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद समय समय पर इनके विषय में, इनकी संख्या के विषय में, इनके वेतन भत्ते के विषय में, इनके क्षेत्राधिकार के विषय में विधि बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है, ठीक है। संसद के द्वारा विधि बनाकर इनकी संख्या में वृद्धि की जाती थी। आज वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश कार्यरत हैं बता सकते हैं? 31 सर, 31 है। 34 सर। सर पहले 33, 34 है। 34 सर 34 है। पहले 33 थी सर, अब उसमें एक और बढ़ के सर 34 जज बैठते हैं सर। वेरी गुड, 34 है। 34 है। 31 जो था ना वो करीब 2009 की बात थी, ठीक। 2009 में वो प्रावधान किया गया था 31 का। एक मतलब मुख्य न्यायाधीश रहेगा और 30 अन्य न्यायाधीश रहेंगे, ठीक है। तो ये समय समय पर इनकी संख्या में वृद्धि की गई थी। जैसे कि आपके 1960 में 13 कर दिया गया था, 1977 में 17 कर दिया गया था, 1986 में आपके न्यायाधीशों की संख्या 25 की गई थी, ठीक। और 26 थी। हाँ सर 1986 में सर इनकी संख्या सर 25 थी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, 1986 में 25 और 2009 में यह 30 और +1, ठीक है। और एक बात ये बताएं कि 33 किस सन में किया गया था? 1956 में सर जी 1956 में। 1956 में सर। अरे भाई 33 न्यायाधीश 1956 में, 19 में सर, 33 तो 1919 में, 1900 अगस्त 1919। हाँ 1919 में, ठीक। अरे 2019 सर, 2019, ठीक। 33 + 1 = 34। पूछा जा सकता है कि न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितनी है, कितनी कार्यरत है? तो 34 है। इसमें एक CJI होगा और शेष अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक। ये हो गया। देखिए न्यायाधीशों के वेतन भत्तों से संबंधित मैटर, इसके विषय में विधि बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? या संसद को, ठीक। और यह समय समय पर ये रिवाइज होता रहता है, इनके वेतन भत्तों को में रिवाइज किया जाता है और इनके वेतन भत्तों में इनकी पदावधि के दौरान किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती।
जो इनको वेतन भत्ते मिल रहे हैं उसकी पदावधि के दौरान किसी भी कीमत पर कमी नहीं की जा सकती। क्या बता सकते हैं कि क्या किसी कंडीशन में इनके वेतन भत्तों में कमी लाई जा सकती है? कोई कंडीशन है? सर कंडीशन तो नहीं है, लेकिन अगर भारत की संचित निधि में अगर किसी तरह का वो होता है हाँ, तो इन पे ऑब्जेक्शन कोई ऑब्जेक्शन है नहीं सर अब तक। वेतन भत्ते में कमी की जा सकती है? अब तक नहीं हुआ है सर कभी। नहीं हुआ नहीं है, वो अलग चीज है, लेकिन की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? सर कार्यकाल के दौरान सर नहीं की जा सकती नहीं है। की जा सकती, ठीक है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना है, देखिए प्रश्न ऐसे ही थोड़े से ट्विस्ट करके पूछ लेंगे, वहां दिक्कतें आ जाएंगी। अगर वित्तीय आपातकाल लागू है, वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में है? 250 सर। अरे 350 भाई ऐसे करेंगे सुधीर जी? सर 360 में 360 आपातकाल तो यार पता होना चाहिए कि 352 और 356 और 360 ये राष्ट्रीय आपातकाल है। ये राज्य में मिशन प्रशासनिक या संवैधानिक तंत्र फेल होने पर है। और 360 अगर वित्तीय आपातकाल लागू है तो न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है, ठीक है। ये मत कहिएगा कि कमी नहीं की जा सकती, यहां पर कमी की जा सकती है वित्तीय आपातकाल के लागू होने पर, ठीक। इसी ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपके उसके ऑप्शन इसी तरीके से आएंगे। तो एक तो ये हो गया कि पदावधि के दौरान नहीं कमी की जा सकती, लेकिन वित्तीय आपातकाल लागू अगर है तो वहां पर कमी की जा सकती है। और इनके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, संचित निधि पर, ठीक। इसके पहले मैं एक बार चर्चा किया था कि हाई कोर्ट इनके वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ते कहां भारित होंगे? राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। और पेंशन कहां पे भारित होंगे? संचित निधि पे। सर संचित निधि, भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि। हाई कोर्ट के, ये थोड़ा सा डिफरेंस आप दिमाग में रखे रहिएगा, भूलिएगा नहीं। हाई कोर्ट चूंकि राज्य में स्थित है तो वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन पेंशन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और शेष भारत, ये जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए भारत का न्यायाधीश कौन हो सकता है? भारत का न्यायाधीश हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, ठीक। इसके बाद अब कंडीशन देखिए, एक कंडीशन ये आती है, वह किसी मतलब हाई कोर्ट में, ठीक, किसी भी हाई कोर्ट में वह लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश का पद धारण, ठीक, न्यायाधीश लगातार रहे। जैसे कभी कभी होता है, मान लीजिए कोई न्यायाधीश ऐसा है कि मुंबई हाई कोर्ट में 2 साल कार्यरत रहा, उसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आ गया, तो मुंबई के बाद यहाँ आया, लेकिन 5 साल तक वो न्यायाधीश के पद पर रहा। ये जरूरी नहीं कि उसी कोर्ट में जहां पे रह रहा है वहां पे 5 साल रहे, लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश का पद धारण कर रहा हो। या दूसरा क्या है कि वह 10 वर्ष तक लगातार भारत के किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वकालत,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर न्यायाधीश है तो 5 वर्ष, अगर वकील है, एडवोकेट है, तो वह 10 वर्ष तक कहां पर, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वकालत किया हो। और ये कंडीशन और है, राष्ट्रपति की दृष्टि में वह विधिवेत्ता हो, विधिवेत्ता, ठीक है। यह भारत के न्यायाधीश बनने के लिए ये आवश्यक, भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लगातार वह न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए, या वह किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत किया हो, और वह राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या हो, विधिवेत्ता हो। ये इसकी कंडीशन है। अब न्यायाधीश हो गए, इनकी योग्यताएं हो गई, इनके वेतन भत्ते हो गए, ठीक। अब ये प्रश्न एक ये उठता है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, यह किसे बनाया जाए, वो कौन सा न्यायाधीश है जो मुख्य न्यायाधीश का पद धारण करता हो। और दूसरा एक प्रश्न उठता है कि न्यायाधीशों के चयन के लिए कौन जिम्मेदार है, ठीक है। ये हमारे यहाँ बड़ा ज्वलंत विवाद का प्रश्न है, ठीक है। और हमने देखा है, या आप लोग देखते होंगे कि हमेशा न्यायपालिका में और कार्यपालिका में, विधायिका में इस चीज की हमेशा रस्साकसी चलती रहती। एक कोलेजियम आपने नाम सुना होगा। कोलेजियम का मतलब है कि न्यायाधीश ही न्यायाधीश का चयन करते हैं, ठीक है। सरकार कहती है कोलेजियम को समाप्त कर दिया जाए, ठीक। बहरहाल ये विवाद काफी हाईलाइटेड रहता है और हमेशा सरकार के बीच और न्यायपालिका के बीच द्वंद्व हमको देखने को मिलता है। अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा, मुख्य न्यायाधीश कौन होना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि न्यायपालिका का, जो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश हो, वह उसको सीजीआई बनाया जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाए उसे, ठीक है। और ये हमारे यहाँ शुरुआत में इस परंपरा का पालन भी किया गया, ठीक। लेकिन आप इंदिरा गांधी के समय में, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस समय आपने देखा है कि संविधान में संशोधन को लेकर, ठीक है, काफी रस्साकशी रही और उसी संशोधन में आपके मूल ढांचे हमारे सामने आए। तो 1973 में एक मैटर आया, 1973 में वह मैटर कौन सा था, केशवानंद भारती बनाम, बता सकते हैं बनाम कौन था? केरल राज्य सर। केरल राज्य। वेरी गुड, केरल राज्य। पता चला कि यहाँ आपको गलत करने का अवसर दे दिया उसने, केरल की जगह पंजाब राज्य दे दिया, केरल की जगह भारत संघ दे दिया, ठीक। तो आप ध्यान रखिएगा, केशवानंद केरल, ठीक। इससे आप समीकरण बैठाइएगा 1973 में। और 1973 में सबसे बड़ी बेंच एक बैठी थी, ठीक। वह 13 जजों की बेंच थी, 13 जज न्यायाधीश उसमें थे। और उस 13 जजों की बेंच ने जो निर्णय दिया था वो 7-6 से दिया था, ठीक। और उस जज का, उसमें जो है, जो सुप्रीम था, जो उस समय चीफ जस्टिस था, वो कौन थे? सीकरी साहब, M.S. सीकरी। इन्होंने वो निर्णय दिया था 1973 का, और कहा था क्या कि संसद संविधान में परिवर्तन तो कर सकती है, मूल अधिकारों को भी बदल सकती है, लेकिन वह मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। यह 1973 का मसला था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। तो जब इंदिरा गांधी के समय में आया, न्यायपालिका और कार्यपालिका का विवाद काफी बढ़ गया, तो
उस समय वरिष्ठता का इन्होंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। और इग्नोर करने के बाद 1373 वाले मैटर के बाद इन्होंने वरिष्ठ न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश न बनाकर कनिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बना दिया, ठीक। यह मैटर कब हुआ था? 73 के बाद 74 में, ठीक। और उस समय एन रे ये कनिष्ठ थे और इनको मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का बना दिया गया। और आपके 3 अन्य न्यायाधीश थे, एक JS सेलेट और दूसरे थे आपके AN ग्रोवर और तीसरे थे KS हेगड़े। ये तीनों इनसे वरिष्ठ थे। इनमें किसी को न्यायाधीश ना बनाकर, CJI ना बनाकर AN रे को, अमरनाथ रे को बना दिया गया, जिसके कारण इन तीनों ने इस्तीफा दे दिया, ठीक। और उसी के बाद एक 1977 में 1977 में भी इसी तरीके से वरिष्ठता का उल्लंघन करके MH बेग को बना दिया गया था, ठीक है। तो ये हुआ, लेकिन परंपरा यही है कि मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया जाए? जो वरिष्ठ नागरिक हो। अब ये विवाद 1993 में आया, 1993, बहुत भयंकर मैटर था 1993 में, ठीक। इसमें में भारत संघ और एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, यह आपके सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ के मामले में 1993 में यह निर्णय आया था। निर्णय ये आया था, इसमें कहा गया था कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक, मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायाधीश को ही बनाया जाए, वरिष्ठ न्यायाधीश को बनाना होगा, ठीक, ये किया था। और दूसरा इसमें ये कहा था कि जो न्यायाधीश के चयन की बात है, जरा ये सोचिए, अभी हमारे यहाँ राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन की भी बात होती है कि किसको न्यायाधीश जो बनाया जाता है वो कहीं न कहीं दिमाग में एक आता है कि कहीं न कहीं वो बायस्ड होके अपने लोगों को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर देते हैं। यानी कि उन्हीं की, जैसे कहते हैं कि अंधे ने बांटा सिन्नी और अपना अपना दे, ठीक, ये कहावत है कि उसका मतलब यह है कि अपने लोगों को ही न्यायाधीश का पद प्रदान करना। कौन? जो वर्तमान में या भूतकाल में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि एक राष्ट्रीय न्याय आयोग बनाया जाना चाहिए और उसके माध्यम से न्यायाधीश का चयन होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, कोई वकील है 10 साल तक है और वो किसी से न्यायाधीश के टच में है और वहां से अपनी वो मतलब लिंकअप स्थापित किया और उसके नाम का रेकमेंड हुआ और वो फिर न्यायाधीश के पद पर आ गया। तो ये थोड़ी सी खामी हमारे न्यायाधीशों के चयन में हुई है। लेकिन 1993 में ये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के मामले में बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया कि न्यायाधीश के चयन जो कि राष्ट्रपति के द्वारा होता, उनको नामित किया जाता है, वह चयन कैसे होना चाहिए कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अवश्य परामर्श करना चाहिए और उनका परामर्श राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। यानी कि जिस न्यायाधीश के विषय में सुप्रीम कोर्ट और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर जिस व्यक्ति को न्यायाधीश के लिए नाम रेकमेंड कर दें, तो उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा कि उसको न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाए। बाद में इस मैटर को ये कहा गया कि 4 न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश मिलकर न्यायाधीश का चयन करेंगे, ठीक है। और यह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य, ठीक। और इसी की कोलेजियम सिस्टम कहा गया है, इसी को कोलेजियम सिस्टम कहा गया, ठीक। जबकि गवर्नमेंट क्या कह रही है कि
कि इसमें न्यायाधीशों के चयन में भारत का विधि मंत्री होना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री होने चाहिए, ठीक है, और कोई एक अन्य न्यायाधीश होना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो होना चाहिए। ये मिलकर न्यायाधीश का चयन करें। तो इसमें ये कहीं न कहीं ये आया कि सरकार का पलड़ा जो है वो भारी लग रहा था, क्योंकि एक आपका प्रधानमंत्री और दूसरा आपका विधि मंत्री और फिर एक न्यायाधीश की बात है, तो यह न्यायाधीश अपने को कमजोर महसूस कर रहे थे। तो वो जब भी बात इसकी आई, ठीक है, तो उन्होंने इस निर्णय को पलट दिया कि ऐसे न्यायाधीश का चयन नहीं होगा। न्यायाधीश का चयन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपने 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ सलाह मशविरा करके वह रिकमेंड करेगा और उसको सरकार मानने के लिए बाध्य है, और राष्ट्रपति उसी में से व्यक्ति को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करेगा। ठीक है, ये बात हुई और ये अभी हमारे यहाँ विवाद चला ही जा रहा है। बहरहाल हमसे विवाद से क्या मतलब, हम जानते रहे कि उसके चयन का प्रोसीजर क्या है। चयन का प्रोसीजर यही है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 4 अन्य न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करके वो न्यायाधीश का चयन करता है और उसको सरकार के पास नियुक्ति के लिए भेजता है, और उसकी सिफारिश के बाद राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति प्रदान करता है। ठीक, ये है। दूसरी बात ये है न्यायाधीशों के तबादले के मामले में कि न्यायाधीश का तबादला कैसे किया जाए। ठीक, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस हाई कोर्ट, मान लीजिए हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश है, उसका तबादला किसी अन्य कोर्ट में करना है, तो उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 2 अन्य न्यायाधीशों और तथा जिस कोर्ट में वह न्यायाधीश कार्यरत है और जिस कोर्ट में जाने के लिए बात की जा रही है, उस दोनों के मुख्य न्यायाधीश की सहायता से वह सलाह मशविरे से उसका तबादला करेगा। यानी कि तबादला में कौन कौन शामिल हो गया, एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, दूसरा एक अन्य न्यायाधीश, तीसरा जिस कोर्ट में वो शामिल है वहां पर उसकी नियुक्ति है और जहां पर उसके तबादले होने हैं। ठीक है, इस तरीके से 4 लोग मिलकर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का तबादला करेंगे। ठीक, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का चयन जो है सिर्फ 2, एक जो है न्यायाधीश सीजेआई और 2 अन्य न्यायाधीश, ये मिलकर हाई कोर्ट के न्यायाधीश का चयन करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको? सर एक बार तबादला वाला फिर से बता दीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं, तबादले के लिए 4 जजों की जो कमेटी है, एक उसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश रहेगा, एक अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का रहेगा, और दूसरा जिस हाई कोर्ट में वह जज कार्यरत है वो, और जहां पर उसका तबादला किया जाएगा वहां दोनों का मुख्य न्यायाधीश उस कमेटी में शामिल रहेगा। ठीक है, तब वो सुप्रीम हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का तबादला करेगा, और हाई कोर्ट का न्यायाधीश का जो चयन करेगा वो चयन में एक सुप्रीम कोर्ट का मतलब जो सीजेआई है वो और 2 अन्य न्यायाधीश, ये मिलकर हाई कोर्ट के न्यायाधीश का चयन करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का चयन में क्या होगा कि 4 न्यायाधीश, ठीक है, एक सीजेआई और 3 अन्य न्यायाधीश, ये मिलकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का चयन करेंगे। ठीक है, आप बोलते क्यों नहीं भाई? तो ये जो आपने बताया सीजीआई वाला, उसमें 3 ही है, उनको टोटल में 4 है। टोटल 4 और 1 है, मतलब एक जो है सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो, ठीक है, और मतलब एक 4 न्यायाधीश और मिलकर 4 1 5 हो जाएंगे। अगर उसको लेंगे तो 4 1 5 हो जाएंगे। ठीक है, और उधर क्या है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का एक चीफ जस्टिस है और 2 अन्य न्यायाधीश है। ठीक, और तबादले में क्या है, तबादले में एक चीफ जस्टिस है, एक न्यायाधीश है और 2 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये 4 लोग। ठीक है जी सर, ठीक। ये आपका सुप्रीम कोर्ट के
अच्छा, अब आ गए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति दिलाता है। और शपथ के विषय में हमारे यहाँ इसका उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में सर, तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में। जी सर, हाँ, तीसरी में। याद है कि नहीं अनुसूची? जी सर, वेतन है दूसरे। जी सर। शपथ। जी सर। तो दूसरे में उनका वेतन है, भत्ते हैं, तीसरे में तीसरी अनुसूची। ठीक है, यदि राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे या वह किसी को नामित करेगा, उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक रहेंगे? सर 62 वर्ष तक। 65 वर्ष तक। देखिए सुप्रीम कोर्ट एससी में 65 वर्ष और हाई कोर्ट में 62 वर्ष। ठीक है, और इनको अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग पर। किससे? महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह 124(4) में वर्णित है। ये ध्यान रखिएगा, महाभियोग 124(4). देखिए संविधान में महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं किया गया सर ना जी, संविधान में महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं किया गया ना। महाभियोग की पूरी शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन वहाँ पे शुद्ध कदाचार के नहीं, नो, वो देखिए दो चीज है, एक तो कदाचार और दूसरी असमर्थता। ये दो विषय वस्तु है जिसपे आपको हटाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन पूरी प्रक्रिया महाभियोग की पालन होती है। आया समझ में? यहाँ महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन पूरी प्रक्रिया महाभियोग की ही पालन की जाती है। जैसे आपको महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या होता था, किसी भी सदन में चालू की जा सकती थी। यहां भी किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा, राज्यसभा में स्टार्ट करने के लिए 50 सांसदों का अनुमोदन होना चाहिए। ठीक, और लोकसभा में स्टार्ट करने के लिए 100 सांसदों का अनुमोदन होना चाहिए। अगर किसी एक सदन में एक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है और कार्रवाई प्रारंभ होने के बाद वह सदन इसे अपने बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले जो संख्या उसके 2/3 मत से अगर पारित कर दे, ठीक है, तो दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन भी इसी तरीके से अपने बहुमत और तथा उपस्थित तथा 2/3 मत के द्वारा वो कर देगा, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और वह उसका पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यह राज्यसभा में अगर प्रारंभ करना है तो 50 सांसद लिख के देंगे, लोकसभा में प्रारंभ करना तो 100 सांसद इसका अनुमोदन करके देंगे। ठीक, और यहाँ पर राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर यह डिपेंड करता है कि यह इसको स्वीकार करें या अस्वीकार करें। ठीक, अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी पर 3 सदस्यों की एक बेंच बनाई जाती है और उस बेंच में उसके विषय में छानबीन की जाती है, और छानबीन करने के बाद अगर वो रिपोर्ट दे देती है कि नहीं, यह कदाचार और असमर्थता इसमें व्याप्त है, तो वह कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। और कार्रवाई जब प्रारंभ की जाती है तो राज्यसभा या लोकसभा से पारित होने के बाद, किसी एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है, और दूसरे सदन अगर उसको पारित कर देता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर से वह उसको समाप्त माना जाता है। अभी तक
हमारे कितने न्यायाधीशों के ऊपर महाभियोग के द्वारा उनको हटाया गया है? सर एक न्यायाधीश के ऊपर ये प्रक्रिया की गई, लेकिन उसमें सदन से कांग्रेस वॉकआउट कर जाती, जिसके बाद से प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। सर रामा स्वामी थे सर, जिनके विरुद्ध में महाभियोग लाया गया था सर, किंतु पारित नहीं हुआ था। देखिए 1993 और 2010 और 2011 3 न्यायाधीश थे। एक न्यायाधीश वी रामा स्वामी, एक न्यायाधीश पीडी दिनकरन, ठीक, और एक न्यायाधीश सौमित्र सेन, ठीक। ये भी कलकत्ता हाई कोर्ट के, ये भी कलकत्ता हाई कोर्ट के, और ये सुप्रीम कोर्ट के, ठीक। इनके खिलाफ पहली बार महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी, लेकिन लोकसभा में जब ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई तो कांग्रेस के सदस्यों ने वॉकआउट किया और यह गिर गई थी, तो पारित नहीं हो पाया था। दूसरी बात 2010 के मैटर में पीडी दिनकरन में, ठीक है, इनमें लाया गया था, लेकिन इनके शुरू होने से पहले इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। और तीसरा जो है सौमित्र सेन, जब राज्यसभा से पारित हो गया था और लोकसभा में गया तब ये त्यागपत्र दे दिए थे, ठीक। तो ये शुरू होने से पहले त्यागपत्र दे दिए थे, यहाँ लोकसभा में वॉकआउट कर गया था और यहाँ राज्यसभा से पारित हुआ था, और लेकिन उसके बाद ये लोकसभा में जाने के पूर्व ही त्यागपत्र दे दिए। तो 3 न्यायाधीशों के विरुद्ध लाया गया था, लेकिन वह पारित नहीं हो पाया था, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है। एक आर्टिकल है अनुच्छेद 127। यह अनुच्छेद है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति। इसके लिए आप समझ लीजिए कि तदर्थ न्यायाधीश कौन होते हैं। देखिए, जब न्यायालय की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए, ठीक है, आवश्यक सदस्यों की संख्या, जिसको कोरम कहते हैं, गणपूर्ति नहीं हो पाती, तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक, इसको एडहॉक कहते हैं, यह न्यायाधीश सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ऐसी व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक। इसको ऐसा कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट, यह तदर्थ न्याय, ठीक। सुप्रीम कोर्ट में यह व्यवस्था है, हाई कोर्ट में इसकी व्यवस्था तदर्थ न्यायाधीश की नहीं है। यह 127 के तहत नियुक्त किया जाता है, यानी कि उसके कोरम को पूरा करने के लिए, गणपूर्ति को पूरा करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और दूसरा आपका आर्टिकल है अनुच्छेद 128। इस आर्टिकल में रिटायर्ड न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पुनः न्यायालय में नियुक्त करने का अधिकार, ठीक है। यह आर्टिकल कहाँ है? 128 में। यहाँ रिटायर्ड शब्द यानी कि सेवानिवृत्त, न्यायाधीश को पुनः सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने का राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से 128 में, और एडहॉक न्यायाधीश को नियुक्त करने का 127 में, ठीक। ये चीजें दो महत्वपूर्ण 128 और 127 देख लीजिए। उसके बाद आपका एक आर्टिकल आता है 129, अनुच्छेद 129। इसको कहा जाता है अभिलेखीय न्यायालय, अभिलेखीय न्यायालय, ठीक।
देखिए हमारे यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों अभिलेखी न्यायालय है। अभिलेखी न्यायालय का अर्थ क्या है? अभिलेखी न्यायालय उसे कहा जाता है कि जिसके अभिलेख को, जिसके निर्णय को, आदेश को, ठीक है, अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाए, ठीक, और उसकी वैधानिकता को चुनौती न दी जाए, ठीक। यह अभिलेखी न्यायालय, अभिलेखी न्यायालय में एक ये हो गया, और दूसरा ये हो गया कि अभिलेखी न्यायालय के तहत न्यायाधीश अपने ही निर्णय, अपने ही आदेश को पुनः रिवाइज कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। यह अभिलेखी न्यायालय किस आर्टिकल में है? 129 में, ठीक है। एक महत्वपूर्ण आर्टिकल, ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसलिए आर्टिकल को ध्यान में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेखी न्यायालय के रूप में कार्य करता है, और यह अभिलेखी न्यायालय 129 में, और इसमें यह भी वर्णित है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं की जा सकती, या हाई कोर्ट की अवमानना नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये तीन चीजें अभिलेखी न्यायालय में मतलब कंसीडर किया जाता है कि यह, इसकी जो आदेश है उसकी वैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय की अवमानना नहीं की जा सकती, और यह अपने निर्णय पर, अपने आदेश पर पुनः विचार कर सकता है। यह अभिलेखी न्यायालय के संदर्भ में ये तीन प्रमुख तथ्य हैं, ठीक है। इसके बाद अभिलेखी न्यायालय के बाद हम आते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 131 इसमें क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या है कि कुछ वाद ऐसे हैं कुछ केस ऐसे हैं कि जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चालू किए जा सकते हैं, और कहीं उसको वो केस दायर नहीं किया जा सकता। तो यह 131 में वर्णित है। जैसे भारत संघ बनाम अन्य राज्यों का मामला जब आता है, भारत संघ और कुछ राज्य एक तरफ, अन्य राज्य एक तरफ, ये मामले जब आते हैं राज्यों के बीच का अगर कोई मामला हो तो वह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, और यह आर्टिकल 131 में वर्णित है, ठीक है। और इसमें एक बात और भी है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में एक अत्यांतिक क्षेत्राधिकार कहा गया है और एक दूसरा समवर्ती क्षेत्राधिकार शब्द का प्रयोग किया गया है। अत्यांतिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यह बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं नहीं स्टार्ट की जा सकती, उस केस को किया जा सकता है, और समवर्ती क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उस केस को अन्य जगह भी शुरू किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी लाया जा सकता है और हाई कोर्ट में भी लाया जा सकता है। जैसे मूल अधिकार के उल्लंघन का प्रश्न, मूल अधिकार के उल्लंघन का प्रश्न। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वह उस केस को चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट बात को करे और चाहे तो हाई कोर्ट ले आए, ठीक है। तो मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए कितनी रिट दायर की जा सकती है? 5 तरीका से सर। कौन कौन से? सर 5 है। कौन कौन से लिखा है? सर बंदी प्रतिष्ठीकरण, हाँ, परमादेश और उत्प्रेषण, हाँ, और नहीं याद आ रहा। कोई बता सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है सर, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, और सर एक लास्ट में परीक्षा करके, अधिकार परीक्षा करके, सर लास्ट वाला सही से याद नहीं है। अधिकार परीक्षा, ठीक है। ऐसे मौलिक अधिकार के उल्लंघन में या तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएं या आप हाई कोर्ट चले जाएं, दोनों जगह आप जा सकते हैं, ठीक है। तो यह अत्यांतिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता, यह समवर्ती क्षेत्राधिकार में आता है, ठीक है। तो क्षेत्राधिकार का किस पे?
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 131 में। उसके बाद आप आ जाइए अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार में आप आर्टिकल अनुच्छेद 132, 133 और 134 को लीजिएगा। ठीक, जब संवैधानिक मामलों में उल्लंघन हो, संवैधानिक मामलों में, ठीक, और इधर क्या है, सिविल मामलों में, सिविल मामलों में, और इधर आपराधिक मामलों में, आपराधिक मामलों में। अब देखिए, अगर संविधान का कहीं मैटर फंसता है कि संविधान को निर्वाचित, वो उसको विवेचित करना है, संविधान की व्याख्या करनी है, और वह मामला गया है अपील के तहत, ठीक है, उसमें सारभूत तथ्य छिपा हो, हाईकोर्ट ने कोई ऐसा निर्णय दिया है जिसमें ये लग रहा हो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, वो सारभूत तथ्य अगर छिपा है तो 132 के तहत उसको सुनवाई का अधिकार है। सिविल मामलों में आपको 133 के तहत, और आपराधिक मामलों में 134 के तहत सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। 124 गठन की बात है। उसके बाद आप आइएगा 127, 128, ठीक, उसके बाद 129, 30 छोड़ दीजिएगा, 131, 132, 133 और 134 ये हो गए। इसके बाद आपका एक अनुच्छेद आपका 137, यह इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, विलोकन, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन किसे कहते हैं, क्या होती है, बताइए। सर, यदि सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश, कोई अपनी फैसला सुनाता है, वो फैसला के बाद अगर उस फैसले पे किसी तरह का अगर ऑब्जेक्शन आता है तो उसमें वो चेंजिंग कर सकता है संविधान के अनुसार। देखिए ऐसा है ना, एक चीज थोड़ा सा यहाँ आप ध्यान में रखिएगा, एक पुनर्विलोकन है, एक न्यायिक पुनर्विलोकन है, ठीक। जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, जब संसद ऐसी किसी विधि का निर्माण करती है, ठीक, उस विधि में अगर ये लगता हो कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो उस विधि को, ठीक, यह पुनर्विलोकित कर सकती है, न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और पुनर्विलोकन के अंतर्गत क्या आता है कि अपने आदेश, अपने निर्णय को वह पुनः समीक्षा कर सकती है, ठीक। जो अभिलेखीय न्यायालय है, ठीक, अभिलेखीय न्यायालय के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था कि इसके वैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय की अवमानना नहीं की जा सकती, और इसके साथ साथ यह अपने निर्णय को, अपने आदेशों को, अपने डिक्री को यह पुनः समीक्षा कर सकती, पुनर्विलोकन की, ठीक। न्यायिक पुनर्विलोकन में कहा गया है कि यह अपने जो संसद के द्वारा जो विधि बनाई जाती है, उस विधि की समीक्षा ये करेगी। वह किसमें है, 137 में है, 137 में। न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है वह किस देश से लिया गया है, यह बंद सर कहाँ से जी, कहाँ से सर? यूएसए सर। सर तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सर फ्रांस से लिया गया है और इसको यूएसए से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन किससे लिया गया है, अमेरिका से, ठीक है। तो यह किसमें है, 137 में, यूएसए से, ठीक। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से संबंधित
एक आर्टिकल आप और जानिएगा 141। 141 में ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों के लिए बाध्यकारी होंगे, मानने के लिए वो बाध्यकारी होगा। अगर किसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है तो उसको नजीर के रूप में हाई कोर्ट या निचली अदालत मानेगा। यह 141 में, ठीक। और एक आर्टिकल आपका अनुच्छेद 143 43, यह परामर्श संबंधी, ठीक है। जब राष्ट्रपति को लगे कि किसी मुद्दे पर हमें सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की जरूरत है तो वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। किसके? 143 के तहत परामर्शदात्री संस्था के रूप में सुप्रीम कोर्ट काम करती है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई सलाह सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। दोनों चीजें, वह विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति अगर चाहे तो मांगे, लेकिन मर्जी सुप्रीम कोर्ट की है कि हम सलाह दें या ना दें। और इधर अगर वो सलाह देता है तो राष्ट्रपति की मर्जी या उसको माने या ना माने, ठीक है। 143 के तहत परामर्शदात्री संस्था के रूप में, ठीक है। यह सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आर्टिकल के विषय में हम लोगों ने आज चर्चा किया। इतना अगर आप याद रखिएगा तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बाखूबी आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल जितना मैंने बताया है उसको पुनः रिवाइज कर डालिएगा, कहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। तो आज मैं सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद कल मैं कोशिश करूंगा हाई कोर्ट, और उसके बाद एक और लेक्चर रहेगा वो जिला और सत्र न्यायालय के विषय, ठीक है। तो आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे।